तो बच्चों क्लास 9th में हमने कहा था कि आपका जावा स्टार्ट करूंगा। तो आज ये क्लास जावा का पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जावा के बारे में। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमें जानना ही जरूरी है कि जावा क्या होता है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बहुत ही इजी भाषा बताऊं तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सर। लेकिन अगर बात कहूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो देखो कंप्यूटर के हेल्प से हमें कुछ भी करवाना अगर होता है तो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जैसे अगर तुम्हें कुछ काम करना है, अपने भाई से कुछ काम करवाना है, अपने छोटे भाई से बहन से कुछ काम करवाना है, तो आप अपने भाई बहनों को इंस्ट्रक्शन दोगे कि ऐसे करके आपको अपना काम करना है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर से अगर तुम्हें कुछ काम करवाना होगा तो कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। अब यहाँ पर समस्या ये आता है कि कंप्यूटर को हमारा लैंग्वेज जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वो समझ में नहीं आता है। ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना बंगाली, ना गुजराती, ना चाइनीज, ना जापानीज, कोई लैंग्वेज कंप्यूटर के समझने में लायक नहीं है। तो कंप्यूटर को समझ में क्या आता है सर? तो कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड है जो हमारे समझने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो यहाँ एक समस्या आया है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया और उसे कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बेटा वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, जो हम लोग बात किए जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये लो लेवल लैंग्वेज जो होता है बेटा, ये मशीन अंडरस्टेबल होता है, यानी कि कंप्यूटर के समझने लायक होता है। इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आता है उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। एक और लैंग्वेज आता है इसके अंदर, उसे हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये खैर हमारे अभी सिलेबस के बाहर है, इसे हम लोग अब स्किप करते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है सर? द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी नंबर भी कहते हैं, 0 और 1। अच्छा, लेकिन वो 0 और 1 का जो कॉन्सेप्ट है सर वो हमारे समझने लायक नहीं है। वो कंप्यूटर भले ही समझ जाएगा बट हमें समझने में दिक्कत होगा। तो ऐसे में क्या किया गया, एक नया लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिसे कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन नहीं ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज होगा। अच्छा, इस मशीन लैंग्वेज में काफी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे इसके अंदर में होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर में होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर में होता है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 तरह का लैंग्वेज आता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो जावा पढ़ रहे हैं, ये जावा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर? तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं जावा, ये जावा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, या जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लेकिन समस्या वही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो मैंने आपको कहा ना कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है काम करवाने के लिए, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जावा के हेल्प से जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे और उस स्ट्रक्चर में दोगे, पर्टिकुलर एक स्टाइल में लिखोगे, ऐसा तो नहीं है कि जैसा मन तैसा लिख देंगे। हर एक लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न होता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज का भी अपना पैटर्न होगा जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो उन्हीं लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, कभी कभी उसे कोड भी कहा जाता है। और चूंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो उन प्रोग्राम को लिखने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा उस लैंग्वेज को हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कई तरह के होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में कई तरह के ऐसे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये काफी सारे हमारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं बेटा वो पढ़ते हैं पाइथन, और हम लोग आईसीएसई में जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ाया जाएगा जावा। और जो स्टेट बोर्ड जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है सी प्लस प्लस। खैर लैंग्वेज कुछ भी हो, काम वही है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि जावा क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जावा डेवलप किसने किया है। तो बेसिकली बेटा जावा को डेवलप करने वाले जो डेवलपर हैं उनका नाम है जेम्स ए गॉसलिंग। ठीक है, जावा के डेवलपर का नाम क्या है? जेम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए। जेम्स ए गॉसलिंग, ये वो इंसान है जिन्होंने जावा को डेवलप किया है। ऑब्वियसली अकेले किसी के बस की बात नहीं होती है इतने बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना। इनके साथ इनकी टीम भी रही है जिन्होंने मिल करके जावा को डेवलप किया है। जावा का इनिशियली नाम जावा नहीं था बेटा, इसका इनिशियली नाम था ओक। ठीक है, लेकिन बाद में किसी लीगल इश्यूज के चलते, क्योंकि ऑलरेडी उस समय ओक नाम का कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल था जिसके चलते ओक नाम को लीगली नहीं रखा जा सकता था, तो हटाया गया और बाद में फिर इसका नाम जावा रखा गया है। अच्छा, इसका इनिशियली नाम था ओक। इसको डेवलप किस ईयर में किया गया है सर? इसको डेवलप किया गया है 1991 में। अच्छा, इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम तो पता चल गया कि ये जेम्स ए गॉसलिंग और उसकी टीम ने मिलकर बनाया है। किस कंपनी के हेल्प से बनाया गया होगा? तो ये बनाया गया है सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है जहां पर जेम्स ए गॉसलिंग और उसकी टीम ने मिलकर के 1991 में अपना लैंग्वेज डेवलप किया और इनिशियली उसका नाम रखा गया था ओक। बाद में उसको फिर लीगल इश्यूज के चलते चेंज किया गया और रखा गया है नाम क्या? जावा। तो ये हमारा इतिहास है जावा का। मोर और लेस ये बात तो क्लियर हो गया है कि जावा क्या होता है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे अकॉर्डिंग काम को कर सके। अब हम लोग समझेंगे कि जावा के क्या फीचर हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जावा। सी प्लस प्लस बहुत पहले पॉपुलर था, लेकिन उसके बाद उसको ओवरशैडो कर दिया गया जावा के द्वारा। अब ऐसा क्या है जावा के पास कि भैया इतना पॉपुलर हुआ है? चलिए समझते हैं उसके फीचर्स के बारे में। तो देखो, अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो बेसिक फीचर्स होते हैं जावा के, वो कुछ हमारे पास 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना जरूरी है वो 5 है। सबसे पहला, एज सच मैंने पहले बताया हुआ है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको ऐसे हम शॉर्ट में नहीं समझा सकते आपको। फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके फाइन, देयर इज अ फीचर दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो और एनी अदर वीडियो। फिलहाल आप मान लीजिए कि जावा का सबसे पहला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं कि जावा सपोर्ट्स बोथ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। ये क्या होता है ये समझते हैं। देखो, हम जब किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देंगे तो वो तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में देंगे, लेकिन कंप्यूटर को तो हमारा लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो फिर यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा कि हमारा लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आएगा तब तो वो काम करके देगा हमारे लिए। तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा? सही कहा आपने, ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह का ट्रांसलेटर अवेलेबल है। पहला असेंबलर, जिसका इस्तेमाल अभी हमारे इस प्रोग्रामिंग में कहीं भी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दिया। दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे काम का है हमारे इस चैप्टर के लिए और जावा के लिए। असेंबली लैंग्वेज के लिए जरूरत पड़ता है असेंबलर का, ठीक है। फिर भी मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करके एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो सर जावा जो है दोनों को सपोर्ट करता है, कंपाइलर को भी सपोर्ट करता है और इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करता है। क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन असेंबलर में बताऊंगा बाद में किसी और वीडियो में। थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या मतलब है सर इसका?
मतलब यह है कि अगर तुमने जावा के लैंग्वेज को यूज करते हुए कोई प्रोग्राम लिखा है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन चाहते हो कि वही कोड को कॉपी करके मैक ओएस में रन करना या फिर उबंटू में रन करना या फिर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना, तो इजीली आप रन कर सकते हो। यानी कि जावा का कोड किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता है। तुम एक सिस्टम में कोड लिख करके दूसरे किसी सिस्टम में भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये परफॉर्म कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल इतना क्लियर हो गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगला हमारे पास है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मतलब है सर इसका? मतलब यह है कि जावा में जो भी कोडिंग जिस केस में लिखा हुआ है उसी केस में आपको लिखना है। अगर कोई कोड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट दैट कोड इन अ स्मॉल लेटर। अगर कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको वो कोड कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। अगर कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा गलती, और उसको हम लोग कहेंगे एरर। इसी का मतलब है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट है जावा डज नॉट रिक्वायर एनी प्री प्रोसेसर। C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब स्टार्ट करना होता है कोड, तो उसके स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड, है ना। उसके बाद हेडर फाइल लिखना पड़ता है iostream.h, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड .io.h। तो सर ये जो हैश साइन है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो जावा में कोई प्री प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है ना, ये किसी प्री प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट होता है ना किसी हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिसके चलते जावा काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है। अमॉन्ग ऑल दिस, ये जो आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते हमारा जावा इतना पॉपुलर हुआ है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मैंने बताया ना प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड में था कि जावा जो है वो दोनों को सपोर्ट करता है, कंपाइलेशन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। सबसे पहला बात, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही एक ट्रांसलेटर है। इसको समझने के पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में एक गेस्ट आए हैं और वो इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, लेकिन स्कूल अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम है तो सभी बच्चे हिंदी को समझेंगे। तो ऐसे में क्या करना होगा कि पूरे स्पीच को ट्रांसलेट करवाना होगा हिंदी में, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। अब होगा क्या, देखिए हमारे पास दो अलग अलग रास्ते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। एक, जहां पर वो गेस्ट अपना पूरा स्पीच इंग्लिश में जब डिलीवर कर देगा, उसके बाद जो ट्रांसलेटर होंगे वो उस पूरे स्पीच को एक ही बार में हिंदी में कन्वर्ट करके दोबारा बोल देगा, ताकि बच्चे जो हैं उसको समझ जाएंगे। तरीका नंबर 1। अब रास्ता दूसरा क्या है हमारे पास कि जो गेस्ट हैं वो अपना एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे इंग्लिश में, फिर ट्रांसलेटर जो होंगे वो उस एक सेंटेंस को पहले हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे बच्चों को। फिर हमारा जो गेस्ट होंगे वो फिर से अपना इंग्लिश का जो स्टेटमेंट होगा सेकंड नंबर वो अपना बताएंगे, फिर ट्रांसलेटर उसको सुन करके हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगा बच्चों को, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये दो रास्ते हैं जहां हम लोग ट्रांसलेशन को करते हैं। यही सेम तरीका कंप्यूटर में भी यानी कि जावा में भी अप्लाई किया जाता है। पहला जो रास्ता है जहां पर हम पूरे स्पीच को पहले सुन लिया गया, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन, जो कि हमारे कंप्यूटर में भी किया जाता है। यानी कि हमारे पूरे कोड को कंपाइलर जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, पूरे जावा के कोड को पहले देख लेता है, रीड कर लेता है। जो आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे जावा के हेल्प से, उसको पहले पूरा रीड कर लेगा। रीड करने के बाद कंप्लीट कोड को ट्रांसलेट कर देगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल यानी कि बाइनरी में, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर that is used to translate the entire code by once into machine language। एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारा सेकंड नंबर रास्ता था। यानी कि इंटरप्रेटर ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो एक लाइन कोड को पहले पढ़ेगा
उसको पहले चेक करेगा, उसको पहले ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन पे आएगा, फिर सेकंड लाइन को पढ़ेगा, उसको फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन पे आएगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। यानी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, समझता है, ट्रांसलेट करता है और उसी प्रोसेस को कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन, जो कि करता है इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही एक ट्रांसलेटर है, दोनों ही जावा में परफॉर्म किए जाते हैं। दोनों का जरूरत क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। जब ट्रांसलेट ही करना है तो एक ही बार में कर दिया जाए या फिर एक एक लाइन को पढ़ के किया जाए, अंतर तो कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी दो ट्रांसलेटर अगर रखा गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, तो एवं ही तो रखा नहीं गया होगा, कुछ तो रिक्वायरमेंट रहा होगा। वो समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।